हेलो दोस्तों, आकाश कुमार ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है रेलवे में जितने भी अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है एक एक चैप्टर को, एक एक पॉइंट को जो है टॉपिक वाइज जो है एक एक प्रश्न को डिस्कस यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इसके पहला वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर पहला वीडियो स्टार्ट कीजिए और वहाँ से जो है आपको एकदम टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज जो है देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो अभी जो है हम लोग जो है प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। प्राचीन इतिहास का है जो, तो यहाँ पर जो है 7वां टॉपिक आज का है। आज का जो है 7वां टॉपिक जो है क्या है, तो पारसी धर्म और यहूदी धर्म। पारसी धर्म और यहूदी धर्म, उसके बाद जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। अभी जब ये सवाल इसमें ख़त्म हो जाएगा तो मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, इसी वीडियो में मौर्य साम्राज्य देखेंगे। तो पारसी धर्म से जितने भी प्रश्न आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन को जो है एक एक क्वेश्चन को जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो देखना ही पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछ रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 153 को आ रहा है पारसी धर्म या यहूदी धर्म का, ये जो 7वां टॉपिक है। और इसमें जो है प्रश्न नंबर 131 कह रहा है क्या, कह रहा है कि भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन। भारत का एक धर्म कौन? जोरोआस्ट्रियम। भारत का एक धर्म जो है कौन है? जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन जो है महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य में पाया जाता है। इस बात को अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जोरोआस्ट्रियन जो है कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। और यहाँ पर देख लीजिए, जोरोआस्ट्रियन का मतलब पारसी होता है। पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी कहाँ है? तो महाराष्ट्र में निवास करती है। पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी जो है कहाँ निवास करती है? तो महाराष्ट्र में निवास करती है। इसके बाद आगे बात करें तो इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र थे। कौन थे? इस धर्म के यानी पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? याद रखिएगा, जरथुष्ट्र थे। और भारत में इसे पारसी धर्म के नाम पर जाना जाता है, जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। यह जो है ईरान का प्राचीन काल से क्या है? प्रचलित धर्म है। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 154। चलिए, प्रश्न नंबर 154 क्या कह रहा है? कह रहा है प्रश्न नंबर 154, कह रहा है प्रश्न नंबर 154 के नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है। युग्म से भिन्न कौन है, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, अवेस्ता पारसी, तोरा यहूदी, त्रिपिटक बौद्ध, मंदिर हिंदू। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताना है कि आपको जो है इसमें भिन्न कौन है। तो भिन्न इसमें कौन है? तो हिंदू जो है, मंदिर जो है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है क्या है? तो युग्म भिन्न है, यही जो है मंदिर हिंदू धर्म है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पारसी धर्म का ये जो है यह धर्म ग्रंथ है। ये जो है यह जो अवेस्ता जो है पारसी धर्म का ग्रंथ है, तोरा जो है यहूदी धर्म का ग्रंथ है, त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। लेकिन हिंदू धर्म का ग्रंथ जो है मंदिर नहीं है। इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी मंदिर हिंदू जो है यहाँ पर भिन्न हो जाएगा। और देख सकते हैं अवेस्ता पारसी धर्म, तोरा यहूदी धर्म का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का क्या है? एक ग्रंथ है। जबकि मंदिर जो है हिंदुओं में पूजा करने का स्थान है, यह धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसलिए जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की। अब क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है प्रश्न नंबर 155 की जैन अवस्था क्या जैन अवस्था के साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवस्था के साथ कौन जुड़ा हुआ है? तो याद रखेंगे, जैन अवस्था के साथ जो है पारसी धर्म जुड़ा हुआ है। यानी पारसी धर्म का जो है यह ग्रंथ है। यहाँ पर देख सकते हैं जैन अवस्था जो है पारसी धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र क्या थे? ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन केंद्र जैन अवस्था नामक ग्रंथ में दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रश्न नंबर 156, कह रहा है कि यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? याद रखिएगा, यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं। किस धर्म का? यहूदी जो है यहूदी धर्म का पालन करते हैं।
बात करें आगे तो इसमें देख सकते हैं यहूदियों का एकेश्वरवादी। कौन? यहूदियों का एकेश्वरवादी। यहूदियों का एकेश्वरवादी जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्या है? धर्म यहूदी धर्म है, जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों इतिहास द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जेकब को अपना पितामह मूसा को पैगंबर के रूप में मानते हैं। यहूदी धर्म इजराइल और हिब्रू भाषियों का राजधर्म है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर यहूदी धर्म होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है अगला क्वेश्चन 157 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? यहूदी धर्म से कौन संबंधित है दोस्तों? याद रखें, यहूदी धर्म से तोरा संबंधित है। यहूदी धर्म जो है, तोरा जो है यहूदी धर्म का क्या है? पवित्र ग्रंथ है। यानी कि यहूदियों की धर्म भाषा, यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी, हिब्रू और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। क्या है? तनख है, जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया? तो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। इसे तालमुद या क्या कहते हैं? तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके अंतर्गत विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक का वर्णन किया मिलता है। और गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिखों का पवित्र धर्म ग्रंथ है, जबकि धम्मपद जो है सुत्ति पिटक का एक भाग है। धम्म जो है सुत्ति पिटक का क्या है? एक भाग है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आ गया मौर्य साम्राज्य। यह साम्राज्य जो है बहुत ही ज़बरदस्त था दोस्तों। यहाँ पर मौर्य साम्राज्य से अब जो है अगला टॉपिक हम लोगों का क्या रहने वाला है? मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य से जितने भी प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर मौर्य साम्राज्य। अब जो है कौन सा टॉपिक आ गया हमारा? मौर्य साम्राज्य टॉपिक आ गया। तो मौर्य साम्राज्य से देखते हैं कितने प्रश्न जो है यहाँ पर बनाए गए हैं। चलिए, मौर्य साम्राज्य से यहाँ पे दोस्तों पहला ही क्वेश्चन बना है कि पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? तो याद रखिएगा, राजगृह जो है मगध की राजधानी थी। तो यहाँ पर जो है अगर इसके पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या? कहा गया है कि राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयीन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है, जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। आगे बात करो तो यही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ था। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर राजगृह जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होने वाला है। तो इसको याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है राजगृह हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ जो है चंपारण में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, चंपारण में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है, जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। तो इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि किस मौर्य सम्राट ने लगभग 287, 268, 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे? तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अशोक ने जो है शिलाओं और स्तंभ पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए
थे। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका जो है ऑप्शन नंबर सी यानी अशोक हो जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेखों 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की क्या करवाई, स्थापना करवाई थी। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक का पितामह कौन था। दोस्तों याद रखिएगा सम्राट अशोक का पितामह कौन था। पितामह का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है दादा। पितामह का मतलब क्या होता है, दादा। तो दादा यानी कि पितामह कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। पितामह इसके कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। अगर पिता की बात करें तो पिता जो है यहाँ पर जो है इनका बिंदुसार थे। अशोक के पिता कौन थे, बिंदुसार थे। और पितामह की बात करें तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे। यानी कि अशोक जो है बिंदुसार का लड़का था और जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का कौन था, तो बिंदुसार यहाँ पर था। तो यहाँ पर पितामह की बात किया गया तो पितामह जो है चंद्रगुप्त मौर्य थे। किसके, अशोक के। यानी कि देख सकते हैं सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देव नाम, प्रिय एवं प्रियदर्शनी आदि नामों से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। कौन, अशोक विजयी हुआ। और आगे बात करें तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार भी किया। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री, यानी कि अशोक के पुत्र का नाम क्या था, महेंद्र था, और पुत्री का नाम क्या था, तो संघमित्रा था। इस पॉइंट को याद रखिएगा, को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को प्रचार करने के लिए बौद्ध धर्म का कहाँ भेजा था, तो याद रखिएगा श्रीलंका भेजा गया था। कहाँ भेजा था, तो श्रीलंका भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्या 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है। निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित हैं। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर जो होने वाला है, गिरनार जो है आपका गुजरात में है। तो यहीं पर जो है अशोक के शिलालेख उपस्थित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थल पहाड़ियाँ हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहजा, संतरुंजी और घेलो नदियाँ बहती हैं। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख क्या है, तो अंकित है। और आगे बात करें तो यहाँ पर जो अशोक जो है क्या, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा भला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक ने ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में और ब्राह्मणी लिपि में है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख जो है किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है और ब्राह्मी लिपि में है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। अच्छा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 161 कह रहा है कि लगभग 260 ईसा पूर्व में किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी यानी अशोक हो जाएगा कि लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था, जो वर्तमान में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। यह जो है वर्तमान में जो क्या है, आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है, जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा था कलिंग युद्ध के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख
किस भाषा में थे, तो अभी ऊपर पढ़े हैं किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। तो ज़्यादातर जो है दोस्तों यहाँ पर जो है प्राकृत भाषा में जो है इसका शिलालेख जो है किस भाषा में है, तो प्राकृत भाषा में है। और लिपि की बात करें तो ब्राह्मणी लिपि हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्ठी, अराइमेक तथा यूनानी लिपि में लिखे गए हैं, किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और आगे बात करें तो अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा, राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में कौन भाषा, तो पाली भाषा एवं ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया। किस लिपि का प्रयोग किया, तो ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मणी है। जो भारतीय क्षेत्र में अभिलेख पाए गए हैं उनकी लिपि जो है कैसी है, तो ब्राह्मणी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियाँ जो हैं कुछ खरोष्टी हैं, कुछ आइमेइक हैं तथा जो है कुछ जो है यूनानी हैं। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 165 कह रहा है कि मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता है। तो याद रखेंगे स्वर्णगिरी को जो है यहाँ पर जो है कर्नाटक में जो है स्वर्णगिरी को जो है सोने का खान का केंद्र माना जाता था। देख सकते हैं कि मौर्य सम्राट शासन के दौरान सुवर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा दक्षिणी प्रांत की क्या थी, यह राजधानी थी। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट करेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है कि सेलुकस निकेटर नामक विद्वान शासक किसके शासक द्वारा मेगस्थनीय नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो याद रखिएगा यह जो है सेलुकस निकेटर जो है नामक जो है क्या था, यहाँ पर जो है सेलुकस निकेटर नामक जो है, तो दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सेलुकस निकेटर जो है नामक जो है क्या था, विद्वान जो था कहाँ का था, तो यूनानी शासक था। सेलुकस निकेटर क्या था, तो यूनानी शासक था, जो मेगस्थनीय नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये क्या था, यूनानी था। तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी है कि सेलुकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के बाद वह सीरिया यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित करके क्या कर लिया, संधि कर लिया, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेलुकस के 4 प्रांत अराकोसिया यानी कांधार, पेरोपनिसडाई यानी काबुल, एरिया यानी हेरात व जेड्रोसिया यानी मरकान तट मिले तथा सेलुकस को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कितने दिए, 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीय नामक राजदूत को क्या कर दिया, सेलुकस निकेटर ने मेगस्थनीय नामक राजदूत को क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। तो दोस्तों अगर बात करें इंडिका नामक पुस्तक की रचना किसने किया, तो याद रखेंगे इंडिका नामक पुस्तक की रचना जो है मेगस्थनी द्वारा किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कह रहा है, प्रश्न नंबर 166 दोस्तों, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज किससे बना था। तो याद रखिएगा यह जो है बना था तो बलुआ पत्थर का बना था। किसका बना था, तो बलुआ पत्थर का बना था। तो देख सकते हैं अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्भुज धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। आगे बात करें दोस्तों तो यह जो है धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड जो है गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता है। ऊपर की ओर क्रमशः क्या होता है, यह पतला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कह रहा है कि 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने
सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? सबसे पहले किस नदी को पार किया था? तो याद रखिएगा, सिकंदर जो है सबसे पहले जो है सिंधु नदी को पार किया था। किसको पार किया था? तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया था। तो देख सकते हैं 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद जो है आगे बात करें तो सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा, यानी सबसे पहले वह सिंधु नदी को पार किया था। उसके बाद उन्होंने झेलम और चेनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडे स्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है और इस युद्ध में पोरस की हार हुई और इस युद्ध में पोरस जो है क्या हो गए? तो हार गए। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। कह रहा है कि मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक का नाम बताइए। तो यह जो है सांची का स्तूप है। याद रखिएगा, यह जो है बौद्ध स्मारक जो है कौन है? सांची का स्तूप जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। यानी कि सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा क्या है? तो गांव है। उसके बाद आगे बात करें तो रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। याद रखिएगा, भीमबेटका कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। किस जिले में है? तो रायसेन जिले में है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 ईस्वी में, सांची स्तूप को जो है 1989 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? तो शामिल किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? भैया बता दीजिए, सांची के स्तूप का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो याद रखिएगा अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 171। कह रहा है कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान करवाया गया था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है करवाया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप जो है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान जो है यह करवाया गया था। तो इसमें अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया कि बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण जो है मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में प्रसिद्ध बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धामेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ और यह स्तूप जो है पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। यह जो है पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो याद रखिएगा गुप्त काल में जो है यह जो है तैयार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 172 कह रहा है कि बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ है? तो याद रखिएगा यह जो है कहाँ है? तो सारनाथ में है। कहाँ है? तो सारनाथ में है बौद्ध संरचना धामेक स्तूप। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 कह रहा है प्रश्न नंबर 173 कि तृतीय बौद्ध परिषद जो है का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों याद रखिएगा तृतीय बौद्ध सम्मेलन जो है परिषद जो है किसके शासनकाल में कराया गया था? तो यह जो है अशोक के शासनकाल में कराया था। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। देख सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया? तो अशोक के द्वारा करवाया गया था। कहाँ पे करवाया गया था? तो पाटलिपुत्र में करवाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तीस द्वारा की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र थे। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरोध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व के रूप में
प्रदान करना था। बौद्ध धर्म के क्या करना था, अस्थायित्व प्रदान करना था। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से सम्मानित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगीति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटकों तथा सूत पिटकों में संकलित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यही आपको बताना है। तो ऑप्शन है, उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सकें। उसके बाद दूसरा नंबर ऑप्शन है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। अगला नंबर ऑप्शन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो यहाँ पर सभी के सभी जो है यहाँ पर दोस्तों आपके जो है आंसर सही हो रहा है, यानी कि यही जो है आपका जो है और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा कथन गलत है ये गलत बताना है। तो यह जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर, गलत ऑप्शन जो है यहाँ पर यही है, कौन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका गलत हो जाता है कि बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी था, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो ये बात गलत है, यही जो है तो आपका जो है गलत ऑप्शन था। तो देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य साम्राज्य, मौर्य राजवंश संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनी कृति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तथा उसने उज्जैन क्रिया संलेखना विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। बैरम खां जो है किसका संरक्षक था, याद रखिएगा, अकबर का संरक्षक था। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन नंबर 175 कह रहा है कि अशोक तर्कशक्ति रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे, जिसने कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त की। वे किसके पोते थे? देखिए यहाँ पे किसके पोते थे, तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, पोते थे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध लड़ा गया था। तो अशोक जो है किसके पोते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। किसके लड़के थे, तो याद रखिएगा बिंदुसार के लड़के थे। बिंदुसार किसके, बिंदुसार के लड़के थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 176 कह रहा है कि ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा करवाया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? तो याद रखिएगा मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? तो उत्तरापथ जो है यहाँ पर कहा जाता था। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से नोट डाउन करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और इसमें थोड़ा सा जो है इसमें कुछ पॉइंट को देख लेते हैं। देखिए इसमें पॉइंट दिया है कि मौर्य काल में, कब, मौर्य काल में जो है इस सड़क को उत्तरापथ नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान के पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्त के शहरों को जोड़ता था। अगर मुग़ल काल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मुग़ल काल की बात करें तो मुग़ल काल में जो है क्या था, मुग़ल काल में जो है मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ
जब इस मार्ग का ज़्यादातर भाग शेर शाह सूरी द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित करवाया गया। यानी कि सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेर शाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम हो गया। शेर शाह के देहांत के बाद क्या हो गया? इस सड़क का नाम सड़क ए आजम हुआ। उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। उनके नाम पर क्या कर दिया गया? समर्पित कर दिया गया। जिसके बाद मुग़ल शासकों ने इसे पश्चिम के खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक क्या कर दिया? इसको बढ़ा दिया। अगर बात करें आगे तो अंग्रेज़ों के काल में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में क्या था? 17वीं सदी में, अंग्रेज़ों के शासनकाल में 17वीं सदी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर क्या रख दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। कौन? अंग्रेज़ों ने इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? ग्रैंड ट्रंक रोड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 177, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किसके अनुयायी बन गए? तो बौद्ध के अनुयायी बन गए दोस्तों। यानी कि बौद्ध धर्म के क्या बन गए? अनुयायी बन गए हैं। ज़्यादा रक्तपात हो गया कलिंग युद्ध में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन का राइट आंसर बौद्ध धर्म हो गया। बौद्ध धर्म के क्या बन गए? अनुयायी बन गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो याद रखिए विष्णुगुप्त जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? गुरु थे। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त। अगर अन्य नाम की बात करें तो उन्हीं को चाणक्य के नाम से जाना जाता है और कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। किसको? विष्णुगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में क्या रहा? तो सफल रहा। इस प्रकार यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन हो जाते हैं? तो विष्णुगुप्त हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 179 कह रहा है कि उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया था? तो याद रखिएगा कि राजगीर नगर को हटाकर जो है पाटलिपुत्र जो है स्थानांतरित किया गया था। तो देख सकते हैं उदयन 461 से 445 ईसा पूर्व अपने पिता अजातशत्रु हर्यक वंश की हत्या करके मगध राज्य का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर कहाँ स्थापित कर दिया? राजगीर के स्थान पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाई और यह जैन धर्मावलंबी शासक था। यानी कि यह जैन धर्म को मानता था। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगस्थनी ने लिखी थी? तो याद रखिए मेगस्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम इंडिका था। क्या था? मेगस्थनी द्वारा लिखी गई पुस्तिका का नाम क्या था? इंडिका था। अगर हर्षचरित की बात करें तो दोस्तों बाणभट्ट ने हर्षचरित को लिखा था। यहाँ पर जो देख सकते हैं पॉइंट में दिया गया है कि मेगस्थनी द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेलुकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन साम्राज्य एवं संस्कृति के विषय में लिखा। अगर हर्षचरित की बात करें तो बाणभट्ट द्वारा लिखा गया है। मालविकानिगम मित्रम जो है कालिदास की पुस्तक है। इसको आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 181, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में ज़्यादातर जो है प्राचीनतम लेख जो लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। और आगे बात करें इसमें तो अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। किस लिपि में? ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं।
कितने अभिलेख प्राप्त हुए? 40। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। कौन? 1700 याद रखिए 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने? तो जेम्स प्रिंसेस नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेख को पढ़ने में क्या की थी? सफलता हासिल की थी। आगे बात करें तो शाहबाजगढ़ी, कौन? शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि एवं तक्षशिला एवं लघमान के अफगानिस्तान अभिलेख आरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख जो है लघु शिला स्तंभ शिलालेख एवं लघुलेख ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। किस लिपि में उत्कीर्ण है? तो ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 182 कह रहा है कि इनमें किसने मौर्य शासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लेखित किया था? तो यहाँ पर जो है किसको? तो कौटिल्य ने उल्लेखित किया था। कौन? कौटिल्य। यहाँ पर देख सकते हैं चाणक्य यानी विष्णुगुप्त, कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि का महान क्या है? ग्रंथ है। और आगे बात करें, कहाँ आ गए हैं भाई? चलिए आगे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य शासन के अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षक के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मेघस्तनी द्वारा रचित पुस्तक है और इसका संबंध भी मौर्य काल से है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें? इन धर्म प्रचारकों में से उनका पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे। तो यही बताना है उनके पुत्र का नाम क्या था और उनके पुत्री का नाम क्या था। तो पिछले पॉइंट में अगर हम लोग पढ़े हैं तो आपको याद होगा कि उनके पुत्र का नाम जो था महेंद्र था और जो है पुत्री का नाम संघमित्रा था। और इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए तो श्रीलंका में भेजा था। कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका में भेजा था। इस प्रकार यहाँ जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पॉइंट दिया गया है क्या कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन का उद्धार कर सकें। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवनाम प्रिय है। उनका शासनकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 184 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्धन के पिता थे? तो कि अशोक जो है महेंद्र और संघमित्रा के क्या थे? तो पिता थे। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से देखेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कहा है कि ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की। किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की? तो यहाँ पर जो है अशोक ने जो है धर्म विजया धार्मिकता का विजय की नीति जो है विकसित किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया भी गया है क्या कि मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग पर विजय थी। जो किस पर विजय थी? जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो यहाँ पर जो है कहाँ था? तो उड़ीसा में था। वह जो कहाँ था? उड़ीसा में। कहाँ से? उड़ीसा पर विजय थी। कलिंग नरेश से यहाँ पर लड़ाई हुआ था अशोक से। तो यह जो कहाँ है? उड़ीसा में। यानी देख सकते कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था।
यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन प्रजा की भलाई में लगे लोगों को धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंगों को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में कलिंग को किस नाम से जाना जाता है? तो उड़ीसा के रूप में जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 187 कह रहा है कि अशोक ने किसके युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया? तो दोस्तों कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188 की प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा, जो उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व लड़ा गया था। तो इसमें देख सकते हैं भारतीय इतिहास में कलिंग युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि अशोक के किस शिलालेख में अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक का विजय उल्लेख मिलता है? तो यहाँ पर जो कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों यहाँ 13वां था। कौन सा? 13वां था। यानी कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए क्या कर दिया गया था? तो त्याग दिया था और बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि चंद्रगुप्त का पुत्र और सम्राट के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो दोस्तों याद रखिएगा, चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त का पुत्र कौन था? तो याद रखेंगे बिंदुसार था। और बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो अशोक था। इस पॉइंट को नोट डाउन करेंगे। तो देख सकते हैं आगे इसमें दिया गया है क्या? कहा कि चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 299 से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे सुभद्रसार या वारीसार कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। बौद्ध विद्वान कौन? तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का क्या बताया है? तो विजेता बताया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि सम्राट अशोक का कौन पुत्र था और मौर्य वंश से संबंधित था? तो दोस्तों अशोक किसका पुत्र था? तो याद रखिएगा सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। बात करें तो आगे तो देख सकते हैं मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्वी में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक ने अवंती का राज्यपाल था। अवंती का क्या था? राज्यपाल था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि सम्राट क्या हो जा रहा है भाई? चलिए थोड़ा सा बैक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है कि सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो दोस्तों सम्राट अशोक जो है किसके उत्तराधिकारी थे? तो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुसीम मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। कौन? सुसीम मौर्य बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र था तथा अशोक का सौतेला भाई था। अगला क्वेश्चन कह रहा है 193 नंबर
कह रहा है क्या, कह रहा है कि अशोक सम्राट ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदर्शों उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। तो यहाँ पर जो है कौन, 14, क्या 14 आदर्श जो है अशोक ने अपनाया था। देख सकते हैं सम्राट अशोक 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए ताकि लोग उनके अनुसार आचरण कर सकें। कितना शिलालेख बनवाया था, तो 14 शिलालेख बनवाए थे अशोक ने। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान अशोक किससे संबंधित है। तो दोस्तों महान अशोक किससे संबंधित है, महान अशोक किससे संबंधित है, महान अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। किससे, मौर्य वंश से संबंधित है सम्राट अशोक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महान सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है। तो जो है मौर्य वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है महान अशोक, मौर्य वंश से संबंधित है। यहाँ पर राइट आंसर दोनों क्वेश्चन का हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 196। प्रश्न नंबर 196 कह रहा है क्या, कह रहा है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की। उन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। और मौर्य साम्राज्य की राजधानी कौन थी, तो पाटलिपुत्र थी। इस पॉइंट को अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है कह रहा है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। क्या, तो मौर्य प्रशासन के बारे में। किसके प्रशासन के बारे में, तो मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। आगे बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं कहा गया है कि कौटिल्य या चाणक्य, क्या कहा गया है, कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य 323 से 298 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासकीय उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था। दोस्तों चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था, तो याद रखिएगा चाणक्य का अन्य नाम क्या था। एक तो कौटिल्य था, दूसरा नंबर विष्णुगुप्त था। कौन था, तो दूसरा नंबर विष्णुगुप्त था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कह रहा है कि मेघस्तनी भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था। तो याद रखिएगा उसका संबंध किससे देश था, तो यूनान देश से था। वह कहाँ का था, यूनान से संबंध था। इसलिए अगर यहाँ पर आपका राइट आंसर यूनान हो जाएगा। देख सकते हैं कि यूनानी राजदूत मेघस्तनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यूनानी सम्राट सेलुकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्न नंबर 200। देखिए प्रश्न नंबर 200वां प्रश्न जो है कह रहा है क्या, सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो याद रखिएगा इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो रज्जुक कहा जाता था। चलिए आगे देखें तो देख सकते हैं यहाँ पर दिया भी गया है क्या, कहा कि सम्राट अशोक ने अपने राज्य काल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की थी जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भूमि अभिलेखों का रखरखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। इन अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो रज्जुक कहा जाता था। अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य
यहाँ पर आपका राइट आंसर होने वाला है। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखा दत्त ने की थी। बात करें मुद्रा राक्षस की रचना कौन किया था, तो विशाख दत्त ने किया था। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। क्या? वृषल और कुलहीन कहा गया है। किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 202। प्रश्न नंबर 202 कहा गया दोस्तों, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? तो मौर्य वंश को जो है शुंग वंश ने समाप्त किया। कौन समाप्त किया? शुंग वंश ने समाप्त किया। याद रखेंगे इसको। और यहाँ पर जो है थोड़ा सा इसके पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। कहा गया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी कि 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग राजवंश का प्रथम शासक था। पुष्यमित्र शुंग जो है इस राजवंश का प्रथम क्या था? तो शासक था। तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य का अंतिम नंबर क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो दोस्तों याद रखेंगे मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो बृहद्रथ था। कौन था? तो बृहद्रथ था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग चले जाएंगे, यानी कि बृहद्रथ जो था मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यह टॉपिक जो है मौर्य वंश जो है, यहाँ पर जितने भी मौर्य वंश से संबंधित जितने भी प्रश्न अभी तक रेलवे के एग्जाम में पूछे गए थे सभी को जो है एक एक पॉइंट जो है डिस्कस किया गया है। तो दोस्तों इसके अगर टॉपिक वाइज तैयारी, अगर आप ज़बरदस्त तरीके से PYQ पढ़ना चाहते हैं तो इसी तरह पढ़ना पड़ेगा, तभी आपका पेपर जो है निकलने वाला है। तो देर किसी बात की दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में पहला क्वेश्चन उठाइए वहीं से जो है आपका जो स्टार्ट होने वाला है। अरे रुक, तो दोस्तों यहाँ पर अभी तक जो है पॉइंट वाइज यानी चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो मौर्य वंश जो है यानी कि मौर्य साम्राज्य जो है यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी के सभी क्वेश्चन को जो है यहाँ पर समाप्त किया जा चुका है। और अगले वीडियो में हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे क्या, अगला टॉपिक हम लोगों का रहने वाला है क्या? मौर्योत्तर काल। कौन सा टॉपिक रहने वाला? मौर्योत्तर काल टॉपिक नंबर 9, यानी कि 8 टॉपिक जो है यहाँ पर जो है आपको क्लियर किया जा चुका है। प्ले लिस्ट में जाइए, अगर देखना है वीडियो तो नहीं तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, मौर्योत्तर काल के साथ। तो तब तक के लिए ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिए दोस्त। चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।